गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो वंशिका, हेलो दीक्षा। कैसे हैं आप दोनों? आवाज आ रही है मेरी? यो मैम। ओके। ओके, गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग रिंकी। कैसी है फिर ठंड वहां पे? गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग विनिका। ठंड कैसी है वहाँ? अच्छा। मैम ज्यादा है मैम जी। बहुत ज्यादा। वहाँ की ठंड यहाँ आ गई है ना। गुड यस इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? अरे, कैसे हो? गुड मैम हम ठीक है, आप कैसे हो? इवनिंग मैम। मैं भी बढ़िया हूँ। गुड गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग। अमन, तुम्हारे साथी कहाँ है? वो तो आते ही नहीं है, गायब ही हो गए बेचारे। पता नहीं मैम। नहीं, तुम्हारे दोस्त है या दुश्मन है? वो तुम्हें पता कैसे मैं नहीं है? हैं? शिवास्तिक अपने घर गया है। शिवास्तिक अपने घर गया है मैम। अच्छा। ओके, और बाकी? मैम प्रिंस लगाता ही नहीं क्लास में। मैम प्रिंस लगाता नहीं, प्रिंस घूमता है। अच्छा, चलो बढ़िया है। हाँ जी। आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए सभी के? यस मैम। ओके। मैम तो कैसे आए हैं मार्क्स फिर? सॉरी, रिजल्ट अभी आना बाकी है ना? क्या कह रहे हो? क्या 20? रिजल्ट आना बाकी है अभी? ये मैम। हाँ या ना बच्चों, कुछ तो बोलो। हम्म। ओके, एक मिनट बस। ओके, आवाज आ रही है? मैम की वीडियो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ज्योतिका। हेलो एवरीवन, हेलो दीक्षा, हेलो रिंकी, हेलो आश्या, वंशिका, हेलो गुड इवनिंग भूमिका, गुड इवनिंग। मैम मुझे तो कोल्ड भी हो गया। हाँ यार, मेरा भी नाक बंद है थोड़ा। तो मैम थोड़ा आज डाउन डाउन लग रहे होंगे ना आपको? नहीं लग रहे? वैसे लग रहे सेम? अरे, कोई तो बोल लो। क्या? हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग हरजाब, गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग तनप्रीत, गुड इवनिंग। मैम हमारे तो मार्च में होंगे, अब पेपर रिजल्ट उसके बाद आएगा। अच्छा, ओके। चलो ये बढ़िया है। बढ़िया तो क्या ही है, अब तो 1.5 मंथ रह गया है बस, है ना? आधे टाइम तो ऐसे ही मैम लाइट नहीं है मैम, क्या बोलते हैं, फोन में चार्ज नहीं है मैम, टावर नहीं है मैम, ठंड हुई है, ऐसे निकल जाना है आधा मैम मैम वाला जनवरी वाला महीना तो, है ना? वैसे ही आधा हो चुका है। गुड इवनिंग प्रकृति, अंजना एंड हैप्पी मकर संक्रांति। ओके, हैप्पी मकर संक्रांति। इसके दिन, आज के दिन क्या होता है? हाँ, अब मैम को पता नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। मकर संक्रांति पता है किसी को? रिंकी आपने ही बताया यार, आप ही बता दो। गणेश जी की पूजा, अच्छा ओके ओके, नाइस, बढ़िया है। अच्छा, ये फेमस वहां नहीं है? साउथ साइड नहीं है ये? ऐसा होता है ना? साउथ में होता है ना ये? हाँ वही तो। अच्छा, तो तुम सब करते हो सेलिब्रेट? यस मैम। नाइस, गुड।
ओके, ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे आज पता लगा रिंकी से। ठीक है, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड या तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है, किसी को समझ नहीं आया तो बताओ मुझे फटाफट से। कहाँ 50 से सीधा 50 क्या 60 70 से 25 आ गए सिर्फ। कोई डाउट है? नहीं है? नो मैम। ओके ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे ना कि क्विक रिवीजन देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा माइटोसिस और मियोसिस खत्म हो चुका। ठीक है, बट हाँ मैंने कल बोला था कि असाइनमेंट्स करने हैं, तो कौन कौन करके लाया है? बस तन्वी, विंकी, श्रुति, आरुषि, अमन, नीलम, हजाब, भूमिका। 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चों ने किए। 13 14 15 मैम मैंने सेंड कर दिया आपको। आपने मुझे सेंड किया है? अच्छा ओके, कौन कहाँ? अच्छा ओके, दैट्स नाइस, गुड। क्वेश्चंस के साथ लिखा हुआ है, अमेजिंग, गुड जॉब। बाकियों ने भी ऐसे ही किया, क्वेश्चंस लिखे आंसर लिखे हैं, या ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ है? कैसे किया? गुड रिंकी, नाइस। बाकियों ने क्वेश्चंस लिख के किया है? मैम मैंने लास्ट वाला समझा दो। हाँ मैम समझाएंगे, सारे ही समझाएंगे, वो एजर्शन था, सारे ही समझाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं समझाएंगे। बट कल, मैम। हाँ कल की क्लास से किसी को डाउट है कि मैम ये पार्ट नहीं समझ में आया, हमें ऐसा कुछ नहीं समझ आया, ऐसा कुछ है किसी को? ओके तो ठीक है फिर नो start मैम। करते हैं। ओके एक मिनट। तो कल यार हमने मियोसिस खत्म कर दी थी। ठीक है, तो कुछ उसके इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे सिग्निफिकेंस हो गया, और एक दो चीज और हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि ये होता क्या है। तो कल हमने पढ़ा कि हमने सारा क्या किया, मियोसिस कंप्लीट किया। ठीक है, एक सेकेंड। तो वी हैव मियोसिस 2, राइट? मियोसिस 2 होगा तो किस किस में होगा बेटा? वो ये दो वे प्रोसेस है, राइट? तो इसमें दो बार हमारी क्या बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस होती है। मियोसिस 1 एंड 2 इकट्ठे बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो हमारा 2 है उसमें आपका कैरियोकाइनेसिस 2 आ जाएगा, प्रोफेज 2 आ जाएगा, मेटाफेज 2 आ जाएगा, एनाफेज 2 आ जाएगा, टेलोफेज 2 एंड देन स्क्रीन पे साइटोकिनेसिस यस 2। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो प्रोफेज 2 में देखो क्या है, सेम यार, वो जो जो हमारा क्रोमोसोम है, कैसा क्रोमोसोम है? कैसा क्रोमोसोम है? जल्दी जल्दी बताओ यार, अब तो रिवाइज कर रहे हैं हम। यूनिवेलेंट क्रोमोसोम ना। वहां माइटोसिस में नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ पे यूनिवेलेंट क्रोमोसोम है, क्योंकि ये डायड स्ट्रक्चर बना रही है। डायड और बायावेलेंट है। ये टॉपिक्स को याद रखो, वर्ड्स को याद रखो, क्योंकि तभी समझ में आएगा ना, वरना नहीं समझ में आएगा उनका मेजर डिफरेंसेस क्या है। ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा है, इसके साइड्स में क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स लगे हुए हैं, नीचे को भी लगे, और वो जा पोल्स की तरफ रहे, अभी प्रोफेज में है, तो अभी बीच में नहीं पहुंचे हैं, साइड पे है। ठीक है, तो बच्चे मैंने कल भी बताया था कि हमारे 4 डॉटर सेल्स निकलने हैं, बट इसमें अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला दिखाया। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आ रहा? नो मैम। तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो तुम साथ में आंसर दो ना, चलो सब मिलके पढ़ते हैं। ठीक है आज, ओके। तो अब देखो हमारे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स है ना, इसके बीच में ये कौन है? ये ब्लैक सा कौन दिख रहा है? बच्चे क्या दिख रहा है? ये सेंट्रोसोम। यस, स्पिंडल फाइबर, ये जो है स्पिंडल फाइबर, ये क्या करेगा बच्चे? ये खींचने का, अभी देखो ये ऐसे बैठे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, खींचेगा। कौन खींचेगा इनको? स्पिंडल फाइबर खींचेगा। क्यों खींचना चाहेगा? क्योंकि ये अभी यहाँ कोने में पड़े हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, लेटे पड़े, इधर को है, दूर है। कहाँ से? पोल से दूर है। तो दूर जाने के लिए इनको स्पिंडल फाइबर हेल्प करेगा कि हाँ यार तुम पोल्स में आ जाओ, ऊपर कॉर्नर में आके बैठ जाओ। समझ में आ गई? यहाँ तक डाउट है किसी? प्रोफेज 2 के बाद आ जाता है बेटा मेटाफेज। अब हमारे जो यूनिवलेंट क्रोमोसोम होंगे वो कैसे दिखाई देंगे? देखो वो लेट गए, यहाँ देखो सीधा बैठे हुए, यहाँ पे लेट गए, और एक आपका जो उसने जेनेटिक मटेरियल लिया था क्रॉसिंग ओवर की वजह से, वो ऊपर नीचे हो गया, है ना? दिख रहा है? तो यूनिवलेंट क्रोमोसोम ने क्या किया, कौन से प्लेट पे आके बैठ गए? ये प्लेट कौन सी है मेटाफेज 2 में? प्लेट कौन सी होती है? मेटाफिजिक ट्रेट।
यस, मेटाफेजिक प्लेट भी कह देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी कह देते हैं, ठीक है। एंड द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या करेगा, वो भी आके उसके ऊपर, वो उसके मतलब स्पिंडल फाइबर उससे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम आ गया बेटा, ये जो क्रोमोसोम्स हमारे यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, ये होंगे एक दूसरों से, इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है ये, मैम एक दूर। दूसरे से, हाँ दूर, अवे, है ना। तो जब वो दूर हो जाएंगे बच्चे, तो हेल्प कौन कर रहा है इसको, स्पिंडल फाइबर। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक को ही पता है, बाकी सब यहाँ पे क्या कूद रहे हो तुम, बर्फीली जगह पे खड़े हो गए हैं। चलो सुनो ध्यान से, इकट्ठे पढ़ो, पढ़ने का मतलब है कि साथ में बोलना, ओके। चलो, पढ़ के आए हो, कितने लोग पढ़ के आएंगे बताओ पहले। फिर भी नहीं बोल रहे हो तुम, फिर तो तुमने मौन व्रत धारण कर रखा है। अब जो हमारे सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल्स है, अब वो बीच में है ना, बीच में होने की वजह से वो क्या करेगा, अभी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है वो हो जाएगा उससे अलग, ठीक है। और क्रोमैटिड्स देखो पहले चिपके हुए थे, अब ये दोनों हो गए अलग अलग। अब इन्हें आगे भी तो डिवाइड करना है, तो अलग ही होंगे। एनाफेज 2 के बाद कौन आ जाता है, टेलोफेज 2। वेरी गुड, टेलोफेज 2। अब टेलोफेज 2 क्या करेगा बच्चे, टेलोफेज 2 में भी जो हमारे क्रोमैटिन्स थे, क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या है, क्रोमैटिड्स हैं, वो क्या है, सेपरेट हो गए। अब ये अलग अलग हो गए, क्यों अलग हो गए, क्योंकि मियोसिस का काम क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना। हैप्लॉइड बनाना। डिप्लॉइड से हाँ। हैप्लॉइड बनाता है कौन, मियोसिस बनाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे ये देखो हो गए अलग अलग, और इनकी वैल्यू हो गई NNC, ठीक है। अब ये अलग हुए नहीं, अभी होने वाले हैं, मतलब पूरी एक सेल बनने वाली है ना इनकी, तो इसको हेल्प कौन करेगा, एक फॉर्मेशन है, कौन सी फॉर्मेशन थी वो, फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बननी शुरू हो जाएगी। बननी शुरू हो यस, जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। हाँ, कम से कम अगर आपको नहीं याद रह रहा तो मैम एक्शंस कर रहे हैं, तो वो तो देख के बोल दो कम से कम, ठीक है। अब इसके बाद टीलोफेज 2 के बाद कौन आ जाता है बेटा, साइटोकिनेसिस 2। साइटोकिनेसिस 2 आता है, अब देखो पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे वो बन रही थी, यहाँ पे ये पूरी बन चुकी है, साइटोकिनेसिस में तैयारी कर रही है कि हाँ भैया अब हम अलग होने वाले हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि फरो फॉर्मेशन पूरी ही और ज्यादा गहरी होने वाली है, और गहरी होकर ये फर्स्ट डॉटर सेल, सेकेंड डॉटर सेल बना दी इसने, समझ में आ गया। यस मैम। यो आप मैम। इसमें देख रहे हो ना कि अब क्रोमोसोम अपना अलग हो गया, न्यूक्लियस अपना खुद का बना लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली, सेल मेम्ब्रेन बना ली, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग है, नंबर ऑफ कंटेंट अलग है, सेंट्रियोल्स अलग है। तो देख रहे हो ना, सब कुछ दोनों का अलग अलग बन चुका है, उनके पूरा प्रिपेयर हो गया है। साइटोकिनेसिस 2 में ऐसे हमारी मियोसिस हो जाती है, सेल की डिवीजन हो जाती है खत्म, ओके। यस मैम। अब मैम ने क्या किया है कि थोड़ा, अब देखो हमारा जो है और सेल्स में भी तो होना है, यहाँ पे हमने किया ना, ये कहाँ गया, पीछे मैम ने बनाए थे इतने सारे, एक फर्स्ट पेज आपको समझाने से पहले, मतलब हमने मियोसिस स्टार्ट करने से पहले एक बनाया था ना, एक सेल हमारा जो डिप्लॉयड था, फिर वो 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 में डिवाइड होता है ना। तो देखो 2 बन गए, 2 हमने और बनाने हैं, तो ये देखो 2 और बना गए। अब कैसे बनेंगे, प्रोफेज 2 फिर से हो रहा है, मैंने वहां पे सिर्फ 2 सेल्स का दिखाया, अब ये वाले में 2 सेल्स सेम जो अभी हमने किया, देखो बस फटाफट से सुन लो 2 मिनट। ये क्या कह रहा है यार, सेल्स जो हैं आपके वो डिवाइड, आपके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बेटा धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगा, एस्टर्स पड़े, सेंट्रियोल्स पड़े कोने में, सिंपल वो फिर से वैसे ही आ जाएंगे, और ये स्पिंडल फाइबर बना लेगा, स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिड्स को चिपका के रखेंगे, और फिर ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये डॉटर सेल 2 के बारे में बात हो रही है। मेटाफेज 2 के बाद कौन आता है, एनाफेज एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम चिपके हुए हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो गए, तो काइनेटोकोर भी देख रहे हो ना कैसे पड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच होके पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे जो आपका यूनिवेलेंट क्रोमैटिड्स है बच्चे, वो हो रहा है अलग, दूर। और टेलोफेज 2 में देखो, जो आपके क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स हैं, वो धीरे धीरे शेप बना ली इसने फरो वाली, फरो फॉर्मेशन करने वाली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वापस आ गई। यहाँ पे तो नहीं दिख रही हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिख रही है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं ना। और ये देखो मैम। मियोसिस 2 है, तो मियोसिस 2 में हमारे न्यूक्लियाई कैसे बनेंगे बच्चे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। यस, ठीक है। देखो टेलोफेज 2 के बाद क्या आ जाता है, साइटोकिनेसिस, हो गई साइटोकिनेसिस 2, और ये देखो आपके डॉटर सेल्स तैयार, ठीक है।
बन गए ना, 4 डॉटर सेल्स पता लग गए। एक आपका ये रहा, 2 1 2 ओके 1 मिनट, हाँ ये है 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके कंप्लीट। मैम समझ में आ गया? कल हमने सिर्फ 2 ही बना पाए थे, क्लास खत्म होने को आ गई थी इसलिए, एंड 2 मैम ने आज बना दिए, मतलब समझ में आ गया। टोटल 4 बन गए। अभी कौन से वाले 4 है, चलो मैं दिखाई देती हूँ कौन से बनाए अभी हमने इतनी देर से, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा ना, नहीं तो रुक जाओ। ये रहा, ठीक है। तो ये बनाया कल, कल हमने ये 2 बना लिए थे, आज हमने ये 2 बना लिए। सेम ही है प्रोसेस, कुछ फर्क नहीं है। दोनों देखो मियोसिस 2 ही तो हो रहा है, इसमें भी मियोसिस 2 बना के ये 2 बना रहा है, इसमें भी मियोसिस 2 होके ये बना रहा है, तो बस वही है। चलो समझ में आ गया यहाँ तक? अब किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया? अब देखो फटाफट से क्विक रिवीजन देते हैं यार। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया यार। माइटोसिस वो होता है जो हर एक, जो हमारे कंटेंट होता है, जो नंबर होता है वो रहता है सेम। जब चीजें सेम रहती हैं हम तो सेम सेम डिवाइड करेंगे ना। मतलब जैसे अगर मैंने आपको 5 एप्पल्स दिए, मेरे पास भी 5 एप्पल्स है, तो वो इक्वल है या ऊपर नीचे हो गया? इक्वल। इक्वल है। अगर मैं आपको 6 एप्पल दूं और मेरे पास 4 एप्पल रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब ज्यादा है या कम है? आपके पास ज्यादा है ना? आप लोग के पास 6 Yes. एप्पल्स आपके पास है तो वो ज्यादा होगा ना, 4 है मैम के पास तो कम होगा मेरे पास। Okay. मैम ठीक है। सो मियोसिस हो गई बच्चे रिडक्शन और डिवीजन। रिडक्शन क्यों बेटा? वो रिड्यूस करती है, हाफ कर देती है नंबर। अगर आपके पास 2 है तो ये 1 बना देगी। ये बनाती है हैप्लॉइड, ये बनाती है डिप्लॉइड। और Dip- डिप्लॉइड दोनों में देख सकते हैं आप, ठीक है। डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। अब ये सोमैटिक सेल्स को भूलना नहीं है तुमने, सोमैटिक और जर्म सेल्स को, ठीक है। अब जो आपके डिप्लॉइड सेल्स है, मियोसिस में क्या होगा बच्चे? सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ये काम करता है, ठीक है। डिप्लॉइड से क्योंकि ये हैप्लॉइड बनाते हैं इसीलिए, ठीक है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होती है माइटोसिस में? एक ही बार होती है। याद है ना कौन सा फेज है? Yes, ma'am. कौन सा है? S phase. वेरी गुड, एस फेज में, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस उसमें सिर्फ बच्चे एक ही बार होती है, एक ही बार ही सीखी थी ना आपने, यहाँ पे आके स्टार्ट होती है जो, वो 4 बार। लेकिन माइटोसिस में ऐसे नहीं, मियोसिस में ऐसे नहीं होती, 2 बार होती है वहां पे। कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 2, बिकॉज मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, इसीलिए। प्रोफेज जो है यहाँ पे बहुत ही सिंपल है माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में प्रोफेज 1 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली टू माइटोसिस, ठीक है। 1 मिनट म्यूट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइटोसिस, और सॉरी नेक्स्ट वो बोल रहा है जो क्रॉसिंग ओवर है। याद है ना तुम्हें क्रॉसिंग ओवर हमने किया था? क्रॉसिंग ओवर Yes. मैम ऐसा कुछ बनवाया था मैंने, मैम हमने कलेक्शन। तो बेटा X ये, shaped. हाँ एक्स शेप नहीं है किसमें? माइटोसिस में। सिंपल सी है माइटोसिस, उसमें तो कुछ है भी नहीं। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में देख लेते हैं, यस इसमें है, हमने देखी थी यार। वो सेगमेंट्स एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। सिनेप्सिस एब्सेंट है माइटोसिस में, हाँ या ना? है ना? और मियोसिस में ma'am. सिनेप्सिस सिनेप्सिस प्रेजेंट है ना? वो हम कौन सा कॉम्प्लेक्स है? सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू उसके ऊपर वो जो नोड्यूल्स पड़े हुए हैं, है ना? और वो सिनेप्सिस क्या करेगा? हेल्प करता है पेयरिंग करने में। क्या करने में हेल्प करता है सिनेप्सिस? Pairing. Good, समझ में आ गई। एनाफेज में आ जाते हैं यार। एनाफेज में माइटोसिस में क्या होता है? सेंट्रोमियर हैं, वो करते हैं अलग। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं और एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स करते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना इन वर्ड्स को लेके, इसीलिए हमने ये वर्ड बनाए, ठीक है। समझ में आ गया? मैम ओके Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका टिलोफेज। टिलोफेज में बच्चा क्या आ जाएगा? आपके क्रोमैटिड्स आ जाएंगे। क्रोमैटिड्स क्या करेंगे? ये पोल्स में पहुंचे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवेलेंट क्रोमोसोम, याद रखना इधर हमेशा क्रोमैटिड्स रहेंगे, मियोसिस में यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स रहेंगे। यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स कहाँ रहते हैं? फर्स्ट वाले फेज में जाके पोल्स में बैठ जाते हैं, ओके। मैम डिप्लॉइड में डिप्लॉइड सेल आपका डिप्लॉइड ही रहेगा, इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएगा। डिवाइड बाय 2 शोइंग मियोसिस, यस। ये तो मैंने आपको बता दिया, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बताता है, बाय ओनली 1 शोइंग माइटोसिस। हाँ, तो पूरे एक सेल में एक ही बार होता है इसका, है ना? G1 S G2, और फिर ये करता है साइटोकाइनेसिस और सेल निकाल के वेट करता है। कौन सा वो सेल है जो डिवाइड नहीं करना चाहता, उसका मूड नहीं है, तो वो कहाँ चला जाता है बताओ जल्दी? G0 phase. शाबाश, G0 फेज में, ठीक है। ओके
तो अब इसके बाद है यार सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ऑब्वियसली यार मियोसिस का काम क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, N23 मेल Yes, गेम ma'am. फीमेल गेमीट दोनों का फ्यूजन होगा। तो ये गेमीट्स की फ्यूजन किसके वजह से होती है? मियोसिस के वजह से होती है, तभी एक न्यू ऑफस्प्रिंग बॉर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशंस। यस, वेरिएशंस अडाप्ट कैसे करता है ये अपने आप को, कैसे सेल इसमें डिवाइड करते हैं, ये है मियोसिस का एक और सिग्निफिकेंस। अच्छा, ये क्या करता है बच्चे? क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। ऑब्वियसली मैंने अभी ही बताया, देखो N23 फादर से, N23 मदर से, दोनों का हुआ फ्यूजन, और फ्यूजन किस वजह से हुआ यार? मियोसिस की वजह से। ठीक है, इसलिए क्रोमोसोम आप देख सकते हो कि मेल का 23 है, फीमेल का 23 है। व्हेन यू मिक्स देम बोथ टुगेदर एंड इट विल बी 46 क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है जी बच्चे मैम. पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लो। कुछ इतनी भी वो नहीं है कि टफ नहीं है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस मतलब कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है यार इसमें? अगर तुम्हें कोई कह दे कि बेटा, अब जैसे हम कहीं कभी घूमने जाते हैं ना, तो आपके घर के आसपास भी लगा होगा, वो बड़ा सा पिलर होता है इलेक्ट्रिकल वाला, उसमें लिख देते हैं डेंजर, है ना? डेंजर की यार, डेंजर से समझ में आता है कि नहीं जाना है हमने, है ना? बट कई लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वहां से व्यू बड़ा अच्छा रहा है, पहाड़ों का, बर्फ दिख रही है, तो खिंचा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना? तो पैराडॉक्स इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो इसमें क्या है? कन्वर्जेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि सिर्फ मियोसिस होती है ऑर्गेनिजम्स में। कौन से ऑर्गेनिज्म में? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर जो है वो स्पेसिफिक रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। क्या सिंपल भाषा में बताऊं तो, मेल में 23 क्रोमोसोम है, फीमेल में 23 क्रोमोसोम है। एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा तो वो भी सेम क्रोमोसोम्स को आगे जाके फर्दर जनरेशन के लिए क्रिएट करेगा। चेंजेस इसमें नहीं होंगे। बाय चांस अगर इस क्रोमोसोम में इफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम डिफेक्टेड, क्रोमोसोम डिफेक्टेड पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, कईयों के ma'am. कईयों के क्रोमोसोम्स के वजह से डिवीजन अच्छे से नहीं होती ना सेल की, तो आप देख सकते हो ना, कईयों के हाथ थोड़े छोटे, कईयों के हाथ थोड़े लंबे, पैर थोड़ा लंबा, पैर थोड़ा छोटा, थोड़ा सा टेढ़ा, वो प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाती, इसीलिए होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट इज एमाइटोसिस। एमाइटोसिस बच्चे होती है डायरेक्ट सेल डिवीजन, यानी कि ये सेल है, सेल ने क्या किया? अपने आप को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये देखोगे किसमें? बैक्टीरिया में क्या, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वन अपने एक ही सेल से, एक इतने ही सेल से, इसी सेल को वो डिवाइड करके दो और बनाता है, वो फिर आगे और दो को करते हैं उन्हीं छोटे सेल से। अब ये तो है नहीं कि अगर इसने एक बार डिवाइड कर दिया तो वो बैठ गया, नो बच्चे, ये फिर और डिवाइड करेगा, डिवाइड करता चला जाएगा, बट इसके अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, कोई क्रोमोसोम नहीं बनते। ठीक है, कोई क्रोमोसोम की कंडेंसेशन नहीं होती। कंडेंसेशन कैसी होती है? क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। Chromosomes. तो तुम Chromosome. वेट कर रहे हो कि मैम ही बताएं सब कुछ है, और तो मैम ने पता नहीं कितनी बार रिपीट कर दिया। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स प्रायर टू डिवीजन, यानी कि देखो, इसमें जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, तो मटेरियल अब इसका डुप्लीकेट यानी डबल, वो याद है ना, इसे क्रोमोसोम बना लेते थे, वो डुप्लीकेशन करते थे, है ना? ये करने से पहले बेटा आपको उसके उसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन दिखाई देगी, तो ये ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, समझ में आ जी गया? मैम. तो Yes. Yes, ma'am. we जी मैम. have completed with our what? सेल डिवीजन, सेल साइकिल। ठीक है, तो मैम आपको पूरा ही ये भेज देंगे, अब जिसमें कईयों के होंगे नोट्स में कोई इशू या नोट्स मिस हो गए होंगे किसी का, तो मैम आपको पूरा ही एक सेंड कर देंगे आज। ठीक है, Yes, ma'am. यप। Yes मैम. चलो अब आ जाते हैं हम जरा क्वेश्चंस में। मैंने क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें करने के लिए, एक मिनट में निकाल लूं। कहाँ दिए थे? एक मिनट, तो तब तक तुम अपना प्रिपेयर कर लो, मैम एक मिनट निकाल रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ये रहा, ओके।
ऑलराइट, सो अब अगर हम स्टार्ट करें, और एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, अच्छा ये रहा। ओके, दिख रहा है सबको क्वेश्चंस? यस मैम। यो ये मैम। अब फटाफट से आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि एज अ होमवर्क दिया है तो मैं आपको वो नहीं दे रही हूँ कि क्या बोलते हैं टाइम। फटाफट से इसका आंसर मुझे चैट पे लिख के बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सारे लिखेंगे, और एक दूसरे को अगर देखा ना तुमने, अच्छा ठीक है, जिसने नहीं किया वो बैठ के अभी पढ़ लो, ठीक है, मतलब अभी इन द सेंस कि अभी देख लो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लो, बट करना सबने है। शायना बच्चे सी क्यों है? व्हाई इट इज सी? 1 मिनट, या सी क्यों है बच्चे, बताएंगे आप? मई 2020 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी बताओ सी क्यों है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीएन फेस इंटरफेस। ओके, तो हमने पढ़ा है, दैट्स वेरी गुड, अमेजिंग, आप सबने काफी अच्छे आंसर्स दिए हैं, गुड जॉब, अपने से खुद के लिए तालियां बजा लो। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, क्योंकि डीएनए कहाँ पे सिंथेसिस होता है यार? एस। यस, एस एस फेज फेज। होता है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि यार जीवन में होती है हमारी ग्रोथ, राइट? ग्रोथ होती है इंटरफेस के अंदर होती है, तो आप देखो डीएनए रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन, वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन, तो जीवन के अकॉर्डिंग बताना है, तो बिल्कुल सही, डीएनए नहीं होता, सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस नहीं करते जीवन में, और क्या बोल रहा है ये, सेल डिवीजन हो, न्यूक्लियर डिवीजन होती है, न्यूक्लियर डिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन तो कहाँ पे आके होती है? न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होती है? एम फेज में यार, एम फेज में होगी ना, और कहाँ आएगी? देखो अगर आपसे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, प्लीज पढ़ लो, ठीक है, फिर सॉल्व कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं चल रहा, चल ले मेरे भाई, अच्छा ये रहा। ओके, हाँ चलो बताओ, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इन एक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड quiescent stage, the process occurs at the end of, चैट पे लिखो। ए, सबने ए लिखा हुआ है, एम फेज, सबका गलत है, सबका, मैंने बोला है कि तुम क्वेश्चन देख दो, देख कर तो पढ़ो, क्या बोल रहा है वो, कहाँ गया? एम फेज कैसे हुआ बताओ, कोई भी मुझे बताओ, एम फेज क्यों है? मैम क्योंकि एम फेज के लास्ट में आता है ना जी नोट फेज। अच्छा, ये कब मैंने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया ऐसा कुछ, जी नॉट तो चला ही जीवन से चला जाता है वो वापस, जब वो चला यहाँ से जाता है, कितनी बार तो डायग्राम बताया मैंने, यहाँ से एग्जिट करता है, तो यहाँ पे तो है ही जीवन, यहाँ पे एस है, यहाँ पे G2 है, ये है एम, तो ये कब आया एम फेज में? यहाँ पे आने, यहाँ तक आने के लिए उसको एस को भी तो ट्रेवल करना है, G2 के पास भी तो जाना है, तब आएगा ना एम में। वो कह रहे हैं सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल,
एंड एंटर इनएक्टिव स्टेज। देखो आपको बस थोड़ा सा गुमराह करने के लिए वेजिटेटिव वर्ड यूज कर दिया, वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज बोल दिया। इनएक्टिव स्टेज ही है जी नॉट स्टेज। तो उसने बोल दिया कि ऐसे स्टेज को हम जी नॉट कहते हैं, क्योंकि इनएक्टिव ही होता है ये, ना ये ग्रोथ करता है ना ये डिवाइड करता है, सिर्फ ये बैठ के वहां पे रिपेयर करने का काम करता है। तो एम फेज तो बिल्कुल भी नहीं है, सबने गलत लिखा है। तो ये कहाँ आएगा, जीवन फेज में आएगा यार। समझ में आई तुम्हें या नहीं आई? क्वेश्चन मैम बता दो एक बार। हाँ जी बोलो बोलो, बताऊं एक बार? यस मैम। बेटा देखो सेल आया, सेल इसमें डिवाइड किया है ना, नॉर्मल उसने इंटरफेस में तो चला ही गया, इसने अपनी डिवाइडिंग कर ली पूरी। एम फेज ये रहा देखो, जी नॉट G1 S और G2 और एम फेज, ठीक है। वो बोल रहा है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटा, वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं। तो जैसे आपको वर्ड एग्जिट दिखाई दे गया तो मतलब एग्जिट करके जाता कहाँ है, बोल रहा है इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। तो वो कह रहा है दिस इज कॉल्ड इक्विजिटिव स्टेज। जो ऐसे सेल होते हैं इसको हम बोलते हैं जी नॉट स्टेज, है ना। वो जीवन में आते हैं, आके डिसाइड करते हैं कि यार हम डिसाइड करें या ना करें। कर रहा है तो ठीक है, पूरा घूम जाएगा वो, मतलब पूरा एस फिर G1 फिर G2 फिर एम फेज चला जाएगा। लेकिन अगर उसका मन नहीं किया डिवाइड करने का तो वो बाहर चला जाएगा, एग्जिट मार जाएगा, उसका नाम है जी नॉट। पर वो पूछ रहा है बेटा ये जाएगा कहाँ। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, यानी कि जीवन के बाद जी नॉट आता है। कब? जब उसको एग्जिट करना होता है, यानी कि ये है उसका लास्ट फेज। जी नॉट का लास्ट फेज कौन है बच्चे? G1। अब समझ में आया? यस मैम। यस यो मैम। इसलिए बेटा G1 फेज है। क्वेश्चंस को बस देखो, आपको अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, और ये भी नहीं है कि आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है। बस देखो एक वर्ड ने आपको पूरा चेंज कर दिया। पहली बात तो ये वेजिटेटिव वर्ड, दूसरा आपको हो गया प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। ये एंड ऑफ देख के तुम्हें लगा कि इंटरफेस के बारे में पूछ रहा है, नो। ठीक है, तो पता लग रहा है ना मिस्टेक्स कहाँ पे आ रही हैं आपकी? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, कैसे होगा ये रहा। चलो, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, यार ये मत गलत कर देना, बहुत ही सिंपल है। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन, अच्छा ऑन। ऋतु बी क्यों है यार? साक्षी बी क्यों है? तन्वी, अच्छा तुम लोग 29 बी क्यों है ऋतु? मैम ये पहली ऋतु नहीं, तन्वी नहीं, ऋतु बेटा, ऋतु। बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ गया? सिंपल सिंपल सा तो है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के टाइम पे डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। कहाँ पे होती है डीएनए की सिंथेसिस? यार डीएनए की सिंथेसिस तो होती है एस फेज में, ठीक है। तो बी क्यों लिखा? एस फेज में होती है ना डीएनए की सिंथेसिस, या नहीं? यस मैम। इसका आंसर है ए। ओके, चलो नेक्स्ट। व्हेन द सेल हैज स्टॉल्ड, when the cell has stalled DNA replication fork, which checkpoints should be predominantly activated? 3 चेक पॉइंट्स मैंने बताए थे। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में ये बात कर रहा है, कुछ नहीं, इसने फॉक वर्ड यूज कर दिया, तो आप घबरा मत जाना कि यार ये फॉक कहाँ से आ गया। डीएनए की जो सिंथेसिस होती है उस पर फॉक्स बनते हैं, ठीक है। वो चेक पॉइंट्स बताए थे मैंने, 3 चेक पॉइंट्स थे। तो तुम्हें याद होगा कि इंटरफेस में भी एक चेक पॉइंट था। अब वो कौन सा चेक पॉइंट था मुझे बताओ, जिसको इमेज अच्छे से याद है उसको वो सब याद रहेगा। चलो, ओके 1 मिनट, कहाँ गया? यप, अंजना बी क्यों, सी क्यों है? सी, अमनदीप सी क्यों है? और ये और कौन है? साक्षी बी क्यों है? अच्छा एक एक करके बात करते हैं। जिसने बी लिखा है, साक्षी ने बी लिखा है,
ठीक है, साक्षी बताओ। अंजना ने सी लिखा है, आप बताओ। और अमन ने सी लिखा है। ओके, साक्षी धीमन, एक मिनट। हाँ साक्षी, यार ये कितने सारे साक्षी हैं तो। क्यों लिखा है आपने, क्यों लिखा, क्यों है ऐसा? सी कहाँ से आ गया यार? सी में तो होता है सी। वो पूछ रहा है कि चेक पॉइंट्स दो उसके बीच में बनते हैं। हमेशा मैंने याद याद करो कि कभी भी सी नहीं आएगा। जिसने सी लिखा है गलत है। ठीक है, ये 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 दो चीजों के बीच में चेक पॉइंट्स होती हैं। चेकिंग हमेशा दो चीजों के बीच में होती है। ठीक है, जब इंडिया से पाकिस्तान सामान जाना है तो इंडिया वाले भी चेक करते हैं और पाकिस्तान वाले भी चेक करते हैं। ओके, ऐसा नहीं होगा कि इंडिया वाले ने चेक किया तो पाकिस्तान वाला बोल रहा है कि हाँ भाई लिया लिया, हमें तो माल मिल रहा है तो हम खा लेते हैं इसको, या मतलब अपने लिए यूज कर लेते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। क्या पता उसमें अंदर, उसके अंदर कुछ हो ऐसा कि जो नुकसान पहुंचाए दूसरी कंट्री को। हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता ये मैम। है ना? मैम। चेक पॉइंट्स का मतलब बेटा तीन ही चेक पॉइंट्स थे। वो तीन चेक पॉइंट्स में से जो चेक पॉइंट यहाँ पे डीएनए के बारे में बोल रहा है, जो कि इंटरफेस में आता है, वो है G2 and M। कभी भी अकेला तो आएगा नहीं। G1 से S तो वैसे भी नहीं था। वो कह रहा है G2M and M। अकेला जब है ही नहीं तो M तो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या है? बी। बी। अब बी लिखा है, बी। उसके उसके 1 है। और जिसने MC लिखा था उसको -1 है, और जिसने कुछ नहीं लिखा बेटा आपको 0 में मार्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से करते हैं। कहाँ गया यार? During which phase of cell cycle amount of DNA in cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C? Which phase of the cell cycle amount of DNA? अच्छा, ये यार ये तो बहुत सिंपल है। नहीं है? अगर डायग्राम्स याद हैं तो आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सबको डी लग रहा है, बाकियों को? तनप्रीत बी, बाकी? देखो बेटा, ऐसा है कि काफी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों? आंसर ना देने का रीजन क्या है तुम लोगों का? बताओ बताओ। ये देखो, ये बोल रहा है कि, एक सेकेंड, ये रहा। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए सेल रिमेन सेम एट 4C लेवल। ठीक है, 4C लेवल में यार ये कैसे रहेगा? 4C, काफियों ने आंसर क्या दिया? ओ, क्या आंसर दिया यार? डी। डी। डी दिया हुआ है ना? एक सेकंड। अब डी में यार ये क्या बोल रहा है? डी यू आर सेइंग G2 and M। अब मेरे को एक बात बताओ, वो पूछ रहा है कि यार ये देखो, ये रहा आपका सेल। ठीक है, पहले आया G1 में, फिर आया S में, फिर आया G2 में, फिर आया M में। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स एट 4C लेवल। बेटा आपको याद है ना, 2N, 2N वो यहाँ पे होता है, और टू सॉरी, और 2C था G1 फेज में। फिर यहाँ आके वो डबल द कंटेंट हो जाता है, याद है? एस में मैंने बताया था सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है, प्लस इसका कंटेंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। कौन सा फेज है, कहाँ के डबल होता है वो? G1। G1 में डबल होता है? एस फेज। एस फेज में डबल होता है। G1 से 2C में जा, ओके, 2N and 2C G1 फेज में होता है। जब ये कंटेंट चला जाता है S में तो ये हो जाता है डबल। पता है या नहीं? यस। अपने नोट, थर्ड पेज खोलो बच्चे, उसमें आपको ये नोट्स मिलेंगे इस वाले के। तो उसमें इसने बोला है कि 2N G1 सॉरी 2N,
और सी जो है वो जीवन में है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, लेकिन इसका जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा। कहाँ पे? एस फेज में। कहाँ पे होगा? एस फेज में। डबल होके किधर जाएगा? अब यहाँ पे फिर हो गया 2n4c, और सेम रहेगा G2 में भी। क्यों? क्योंकि G2 ग्रोथ करता है, डबल करने का काम नहीं करता। यहाँ पे कोई सिंथेसिस नहीं हो रही होती है। तो अब मुझे बताओ, अब कौन सा आंसर आएगा फिर? बी। बी में। बस एक को ही पता है, बाकियों को। हाँ, बी। बी। सुनो, कंटेंट हमारा एस तक पहुंच गया है ना। G1 में आपका कंटेंट होगा बेटा 2n and 2c। तो G1 वाले सारे कैंसिल कर दो, G0 तो वैसे ही नहीं आएगा। अब बचा G2 and M। G2 and M में, M में तो वैसे ही नहीं आने वाला, क्योंकि वहां पे तो सेल की डिवीजन होने वाली है। तो एंड याद रखना, एंड के साथ अगर एक ठीक है और दूसरा गलत है तो वो ऑप्शन ही गलत है। तो ये हो गए तीनों कैंसिल। तो कौन बचा? सी। सी। ओनली G2। एक तरीका है सॉल्व करने का, अगर आपको ये तरीका नहीं आता सॉल्व करना, मैम फिर से बता रही हैं, ध्यान से सुनो। एक मिनट सुनो। ओए क्या हो गया? चलो सुनो। तो G1 में 2C 2n, ध्यान से सुनना। S में 2C 4n। G2 में 2C 4। ओके, एक सेकेंड यार, ये म्यूट कर लो बच्चों, तुम अपनी आवाजें, रिकॉर्ड हो रही हैं ये चीजें। ओके, एक सेकेंड। 2n4c ओके। अब वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैम फिर से बता रहे हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स 4c। कौन से फेज में सेल रह जाता है? रिमेन कौन सा रहता है? वो सिंथेसिस नहीं बोल रहा, तो एस तो वैसे ही नहीं आएगा। G1 में ये देखो 2C 2n है, 4 दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया ना। फिर वो कह रहा है लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2c, यानी ये कह रहा है कि बेटा G1 देखो, G1 में 2c था, लेकिन S में आया वो हो गया 4c। लेकिन वो पूछ रहा है कि सेम किस में रहता है, सेम अमाउंट रहता कौन से वाले फेज में, जब G1 में 2c है और S में आके उसकी सिंथेसिस होती है, S में सिंथेसिस होती है, डबल होती है, और G2 में आके वही जो डबल हुई चीज सेम रह जाती है। तो वो कौन हुई? G2। अब आई समझ में? मैम। कोई है मैम नहीं समझ में आया? अब आ रहे हैं ना समझ, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? यस मैम। नेक्स्ट में चलो। अरे यार, एक तो ये भी नेक्स्ट है, देखो। अब यार ये गलत मत करना, ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था। क्रॉसिंग ओवर कल की थी हमने, सिनेप्सिस कल किया था, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्मेटा देखो कौन से वाले में आता है? डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलिस। तो ये मियोसिस में होता है या माइटोसिस में होता है? मियोसिस। वेरी गुड, मियोसिस में होता है। ठीक है, तो चलो कम ऑन, इसका आंसर तो मुझे फटाफट से, जल्दी जल्दी। जल्दी बोलो यार, इतना टाइम मत लगाओ, सॉल्व कर लें क्वेश्चन तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाकी आ जाओ यहाँ पे वापस, तुम कहाँ पे गया ये? यार ये बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर सबसे पहला मतलब सीक्वेंस कौन सा है, तो तुम्हें सीक्वेंस याद रहना चाहिए। सबसे पहले होगी सिनेप्सिस। सिनेप्सिस यानी क्या? पेयरिंग होगी ना यार, पहले जब पेयरिंग होगी तभी होगा मैम। कुछ। आप पहले कैसे क्या बोलते हैं, कोई और चीज करवा सकते हो। सिनेप्सिस के बाद क्या होगा बताओ जल्दी? तो 2 हो गया पहला। क्रॉसिंग।
क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सिनेप्सिस हुई, चिपकने का काम हुआ, फेविकॉल का काम लग चुका है ना, अब वो करेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हुआ अपना फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ डिनोमेन है क्या होगा? disappearance of nucleolus. खानी है तुम लोगों ने? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस हो जाएगा इतनी जल्दी? हाँ Terminalization of chiasmata. हाँ, तो काइस्मेटा नहीं आएगा, टर्मिनलाइज होगा, उसके बाद फिर आपका जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपेयर होता है। एक सेकेंड रुको, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, थर्मलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा, उसके बाद फिर डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। गुड गुड नाइस। तो ये कौन सा ऑप्शन बना? 2 1 3, 2 1 3 डी। ओके, so Yes, 2 ma'am. 1 3 and then we have disappearance of, हाँ, एक सेकेंड, 2 1 4 3 सी है, वी हैव सी, डी, सी, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. You ma'am. ये आपका जो वो है इवेंट्स है, सीक्वेंस को, इसको याद कर लेना, ऐसे नहीं तो समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट, enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होती थी? रिकॉम्बिनाइज कहाँ करता था? वो एक एंजाइम था, कौन सा था वो? इतने बड़े बड़े मामले, वो 2 बड़े क्रोमोसोम्स बनाए थे कुछ चिपके चिपके से, कौन सा था वो? हम्म, शाबाश, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ है हमारे क्वेश्चन? ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट, complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called? The complex formed by a pair of synapsed यानी synapses homologous chromosomes, बहुत ही सिंपल है, कहाँ पे होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? आई मीन वेरी गुड, बायवेलेंट, है ना? बायवेलेंट कहेंगे, क्योंकि याद है वो हमारे स्ट्रक्चर्स कौन से बनाता है ये सब? Tetrad. टेट्राड बनाता है ना? टेट्राड स्ट्रक्चर बनाता है। और कौन से होते हैं ये? बायवेलेंट होते हैं नेचर में। ये 2013 का क्वेश्चन है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव ए एज द आंसर। उसके बाद है कौन सा? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम recombinase पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, कौन सा वाला फेज है? बहुत सिंपल है यार, तुम्हें अगर ये तो ऐसे चुटकियों में आना चाहिए। रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेशन किधर होती थी? Professor. Prophase 1. वेरी गुड, प्रोफेस 1, गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोफेस 1, सो वी हैव आंसर एज सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, assertion, देखो assertion bivalents are formed during पेकिनेमा, हाँ या ना? ना। है आपको इसके मैंने इसके वो नहीं दिए ना, क्या बोलते हैं इसको, हमारा वो जो क्वेश्चंस था वो रह गया था देना। Bivalent and tetrad conditions of chromosome are 2 different conditions. मैं एक मिनट इसके क्वेश्चंस निकाल लूं, मतलब वो जो हमारे ऑप्शंस थे। तो बताओ, बायवेलेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग पेकिनिमा? ओके, 1 मिनट,
ऑप्शंस ठीक है। um, ये हमारा क्वेश्चन ना, तो एजर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये है आपके चार ऑप्शंस। ओके, ये चार ऑप्शंस में से आएगा। तो फर्स्ट कह रहा है इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू और एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो पहले इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एजर्शन और रीजन ट्रू है या नहीं, फिर इन क्वेश्चंस में आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, बाइवलेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग पेकिनेमा, हाँ या ना? मैम। अच्छा, नो मैम क्यों है यार? नो मैम क्यों है? अभी तो मैंने पीछे ही, हमारा क्वेश्चन कहाँ गया वो? पेकिटीन और पेकिनेमा सेम ही होता है, ठीक है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है इन्होंने। पेक्टिन और पेकिनेमा एक ही चीज है। नो क्यों बोल रहे हो तुम? नो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका बायवेलेंट है वो पैकेटिन में होता है, हाँ या ना? है ना, होता है ना। तो एजर्शन हुआ हमारा ठीक। चलो अब रीजन देख लेते हैं। बायवेलेंट एंड टेट्राड कंडीशंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर टू डिफरेंट कंडीशंस। बताओ बताओ जल्दी बताओ यार, बायवेलेंट और टेट्राड अलग अलग चीजें या सेम चीजें हैं? यार अगर तुम्हारा नाम तनप्रीत है और तुम्हारे को घर पे तन्नू बुलाते हैं तो तुम क्या दो अलग इंसान हो जाओगे? तो फिर तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? जब मैंने कल बताया बायोवेलेंट है ना, मैंने कल सोनू मोनू टोनू बोला था, चाहे तुम्हारा नाम अमनदीप हो या तनप्रीत हो या तन्वी हो या कुछ भी हो, है ना। तो तुम्हें याद नहीं है कि बायोवेलेंट और टेट्राड एक ही चीज है? याद आया कुछ? बायोवेलेंट क्रोमोसोम, टेट्राड स्ट्रक्चर कंडीशन कैसा? डिफरेंट कंडीशन नहीं है, यानी रीजन गलत है। तो रीजन गलत और एजर्शन करेक्ट। तो देख लेते हैं अब ऑप्शंस में आके कि बायवेलेंट जो बताया है वो उसका रीजन उसके लिए सही है या नहीं। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन कहाँ पे है वो, ये रहा। वो कह रहे इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर बोथ ऑफ देम ट्रू। जल्दी बोलो, एजर्शन और रीजन ट्रू है? नो, एक गलत। फिर वो कह रहे हैं इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, क्योंकि यहाँ पे है करेक्ट, यहाँ पे नॉट करेक्ट। बट इससे पहले ये भी तो देखो ना, इतना सारा बोल दिया। जब हमारा एजर्शन भी गलत, एजर्शन सही है और रीजन गलत है ना, तो फिर हमें कैसे देखना, फाइंड आउट करना है, वो आंसर लिखना है। इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही गलत है यार, मतलब एजर्शन सही है रीजन गलत है, एजर्शन सही है रीजन गलत है, और इसकी एक्सप्लेनेशन तो वैसी गलत दे रखी है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, इफ एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्या ये सच है? यस मैम। इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, क्या एजर्शन और रीजन दोनों गलत है? नो मैम। नहीं ना, तो आंसर क्या आया? सी। बस यही था, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आई? यस मैम। ओके, ऐसे कर रहे हैं सॉल्व। अब मुझे फटाफट से बताओ कितनों के 10 में से कितने आए, 10 आउट ऑफ कितने आए? फटाफट से मैसेज करो जल्दी। मैसेज इन द सेंस कि वहां डालो चैट पे। कोई है जिसको 10 मार्क्स मिले हैं? 10 आउट ऑफ 10? जिसके गलत है वो माइनस करके बनाओ आंसर, जरा देखें तो मैम भी कितने हैं तुम लोगों के। ठीक है, 8, वाओ, तन्वी 8,
आरुषि 8, प्रकृति 8, पल्लवी 7, ऋतु 7, तनप्रीत 7, भूमिका 7, ओ रिंकी 7, बस नैन्सी 7, बस 5-6 बच्चे, अंकिता 7, और बाकी तुमने साथ साथ में किया तो भी देख लो ना आंसर। मैम मुझे घर पर तनु ही बुलाते। दैट्स नाइस। तो ऐसे तो याद रहेगा ना, बाइवेलेंट और टेट्राड एक ही है यार, चाहे आप साक्षी बोलो, साक्षी का घर का नाम, सुखू बोल दो, कुछ भी। मैम मुझे भी। नाइस। नीलम को भी 8। गुड। चलो एक आज मैम क्या कर रहे हैं, अब हमारे सेल साइकिल सेल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज मैम, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं किया था। हाँ तो बता तो दिया, लास्ट वाला एक्सर्शन वाला क्वेश्चन ही तो है। और भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा आप बता रहे हो, ठीक है ठीक है, ओके। चलो मैम ने यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं किया है, तो पीपीटी के थ्रू बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं, अब्जॉर्प्शन। Yes, ma'am. तो ये मैम ने अभी एक्चुअली ओपन बोर्ड पे कर नहीं पाए थे, बट आप यहाँ पे देख लो। तो यार देखो, फूड की इनटेक होती है आपकी बॉडी में या नहीं? मैम। ना आप जिंदा रहने के लिए क्या क्या खाते हो? फूड और पानी पानी, है ना। तो यार यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपकी डाइजेशन, बॉडी के अंदर डाइजेशन होनी होती है, तो डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में आपको फूड और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ग्रोथ हो और जो टिश्यूज है वो रिपेयर हो, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गया। सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स। यार तुम खुद बताओ, अगर तुम एक दिन एक टाइम ही रोटी क्यों ना खा लो, तुम्हें एनर्जी कम फील होगी, है ना, होगी या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। तुम्हें रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। पानी भी बहुत ही, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। नहीं तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होने लग जाती हैं, और आप क्या बोलते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हो, माइग्रेन इश्यूज आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अगर आप फूड का कंटेंट अच्छे से ना लो, पानी का कंटेंट आप ज्यादा ना, मतलब नॉर्मल जो होता है वो आपको पीना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. या डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन होता है कि कोई, ऑब्वियस सी बात है, सब डिनर करके बैठे हो या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं एक, मेरे 8 लोग हैं जो क्लास के बाद खाएंगे, बट स्टिल। तो हमने डाइजेशन, आपने क्या किया, आपने फूड इनटेक किया। किसी के घर आज पालक पनीर होगा तो रोटी दी, क्या मक्की दी रोटी दी, सरसों दा साग, है ना, इतना कुछ होता है खाने को। सो वो कैसा, एक रोटी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट। कॉम्प्लेक्स चीज Yes, को ma'am. जब आप इनटेक करते हैं, क्या करते हैं, आपका माउथ के अंदर टीथ और टंग और सलाइवा के हेल्प से वो क्या करेगा बच्चे, वो इतना बड़ा जो बाइट आपने लिया है वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में हो जाएंगे। और वो क्या करेगा, वो फूड आपका डायरेक्टली इट विल गो टू द, कहाँ जाएगा, ये कौन सी जगह है? Yes, Esophagus. esophagus. Then to your stomach. Then we have small intestine, large intestine, anus. ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी जो मैम आपको बताना चाहते थे कि मतलब हम नेक्स्ट चैप्टर ये शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डाइजेशन है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होती हैं, है ना। तो एक हमारी होती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी लार्ज, माइक्रो यानी छोटा सा, ठीक है। तो देखो, माइक्रो जो है वो स्मॉल इन नेचर होता है। ये क्या करते हैं बच्चे, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे प्रोटेक्शन होती है, हमारे विटामिन होती है हमारी बॉडी में, मिनरल्स होते हैं, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें इस टाइप का रोल प्ले करती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो यानी लार्ज, यानी कि ये दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उसके साथ वो क्या है, आपके वो जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, ये एक सेकेंड, ये रहा। ऑटोट्रॉफिक, जो अपनी बॉडी, जो अपना खाना खुद बनाता है, कौन है वो, कौन है वो? प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, कौन है वो?
ह्यूमन, है ना, हम जैसे। हॉलोजोइक, द ऑर्गेनिज्म दैट इंजेस्ट द फूड थ्रू द माउथ, यानी जो अपना खाना मुंह से खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Hollow. शाबाश। फिर कौन आता है? सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक। फीड ऑन, कहाँ पे फीड करता है ये? फीड ऑन, जल्दी बोलो। सेप्रोट्रॉफिक, फीड ऑन डेड एंड डिके फूड ऑर्गेनिज्म। तुम ना लिखते Dead रह and जाते हो, लिखते रहते हो, सारा दिन लिखने का काम है तुम्हारा। ठीक है, सुनो नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? जो हमारी डाइजेशन होगी यार, वो डाइजेशन कैसी होगी? डाइजेशन कैसी होगी बेटा? दो टाइप की होती है, दो टाइप की कैनाल अपने पास होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल, वन इज इनटू एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है? एक लॉन्ग लंबी कॉइल जैसी सी ट्यूब है, वो ऐसे कॉइल हो के आपके माउथ से लेके एनस तक वैसे पूरी कॉइलिंग हो रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट है ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे मंडे से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अलविदा मित्रों, चले जाओ, दौड़ जाओ, भाग जाओ। Good night, ma'am. Good night, ma'am. बाय 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 Bye, ma'am. बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी हॉलीडेज। टेस्ट दे देना कल, टेस्ट देना है कल, ठीक है? You, ma'am.